नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वरों का वर्गीकरण। आज हम लोग देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, कि ये हमारे स्वर जो हमारे मुख और जो कंठ है किस जगह से ये उच्चारित होते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे। यहाँ से परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चन आता है उच्चारण स्थान से। स्वरों का उच्चारण स्थान आगे हम व्यंजन में जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अभी हमारा स्वर टॉपिक चल रहा है तो हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान देखते हैं। एक टेबल बनाते हैं, वर्ण, यहाँ आएगा वर्ग, वर्ग, और ये उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। पहला वर्ड देखते हैं, पहला स्वर आ और बड़ा आ। अगला देखते हैं ई, कॉमा बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, ए, कॉमा अय, ओ, और आओ। हम देखते हैं सारे स्वर कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हमारे हो गए। अब इनका हम देखते हैं ये स्वरों का उच्चारण स्थान। ये आ और आ, छोटा और बड़ा आ, ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। कंठ से, जो हमारा कंठ होता है, ग्रीवा, ग्रीवा के अंदर जो कंठ होता है वहाँ से ये बोले जाते हैं। तो ये वर्ग कौन सा आएगा? कंठ्य। अगर वर्ग पूछा जाए तो आएगा कंठ्य, कंठ्य। सॉरी ये हलंत ठा पे आएगा, आधा ठा है, कंठ्य। और उच्चारण स्थान कहाँ है इसका? कंठ वर्ग है और वही उसका उच्चारण स्थान होता है, यानी कि कंठ से, गले से, कंठ से। बोल करके देखिए, आ, हमारे यहाँ पर कंठ में वाइब्रेशन होगा, कुछ ध्वनि झन्नाहट सी होगी। जब हम बोलेंगे आ तो ये कंठ से ही ध्वनि यहाँ पर निकलती है, तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन होता है। इससे हम लोगों को पता चल जाता है ये कंठ से बोले जाते हैं। अब देखते हैं ई, ये हमारे आएंगे किसमें? तालव्य में, तालव्य में। ई और ई ये तालु से बोले जाते हैं। तालु जो जीभ के ऊपर होता है, जो जीभ के ऊपर वाला हिस्सा जो तालु होता है, वहाँ से बोले जाते हैं। तालु से। अब देखते हैं ऊ और ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि ये ना ही कंठ से आवाज़, ना ही कंठ इसमें ज़्यादा काम करता है, ना ही तालब। ये ओंठ, अगर हमारे ओंठ अगर हम सीधे रखे रहें तो ये ऊ और ऊ की हम ध्वनि नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब जो भी हम ऊ और ऊ की ध्वनि निकालते हैं वो ओंठों के द्वारा ही ये साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड ये निकलती है। जैसे ही बोलते हैं
उ ऊ, तो ये ओंठ जो है गोलाकार हो जाते तभी ये आवाज़ ऊ और ऊ की निकलती है। तो ये हमारा कहाँ से हो गया, ओष्ठ से। वर्ग हो गया इसका ओष्ठ, और इसका उच्चारण स्थान हो गया होठों से, होठों से। अब आते हैं री। री कहाँ से बोली जाती है, री बोली जाती है मूर्धा से। मूर्धा जो हमारे ये तालु होता है, तालु के पीछे का हिस्सा वो होता है मूर्धा, जो कठोर हिस्सा होता है। तो इसका वर्ग हो गया मूर्धन्य। बोला कहाँ से आता है, मूर्धा से। री का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा से। अब देखते हैं ए और ऐ, इसको यहाँ समझते हैं। ए और ऐ, ए किससे किससे मिलकर बनता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। ए किससे मिलकर बनता है, आ और आ या बड़ा प्लस छोटी या बड़ी। जब ए हमारा बनता है आ या फिर छोटी ई या बड़ी ई के मिलान से बनता है हमारा ए। तो आ और आ किससे, कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। और ई कहाँ से बोला जाता है, तालु से। जब ये ए इन दोनों के योग से बन रहा है तो इसका जो साउंड होगा वो भी तो दोनों के योग से ही बनेगा, यानी कि ये भी जो साउंड निकलेगी कंठ और तालु से निकलेगी, दोनों से मिलकर ही निकलेगी, क्योंकि ये जो ए है वो इन दोनों के योग से ही बना है। तो अगर हम लोग आ और ई की ध्वनि को याद कर लेते हैं कि ये कहाँ से निकलते हैं, तो हमें ए और इसी प्रकार ऐ, ये दोनों सेम ही हैं। जैसे ए बनता है उसी प्रकार ऐ बनता है, तो दोनों की ध्वनियाँ सेम ही होगी। जहाँ से ए निकलेगा और वहीं से ऐ की ध्वनि भी निकलेगी, तो दोनों की ध्वनि कहाँ से होगी, कंठ तालु से। इसका वर्ग आ जाएगा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु। ऐसे ही आय का देखते हैं। आय और ए एक ही जैसा हो गया। आ और आ की ध्वनि कंठ से, ई और ई की ध्वनि तालु से। जब दोनों के संयोग से बना है ए और ऐ, तो इन दोनों की ध्वनियाँ भी इसी के संयोग से ही उत्पन्न होंगी, यानी कंठ और तालु से। अब देखते हैं ओ और औ, ये समझते हैं ओ और औ। ओ और औ। ओ को हमने देखा था कल देखा था, या ये छोटा या बड़ा प्लस किससे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के संयोग से। ओ किससे किससे बनता है मिलकर, आ छोटा या बड़ा और प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ। इन दोनों में से कोई भी आ जाए, या चाहे छोटा या चाहे बड़ा या फिर यहाँ पर दूसरे पक्ष में छोटा ऊ और बड़ा ऊ कोई भी आ जाए, तो ये ओ बनता है। जैसे कि ये आ और आ की ध्वनि क्या होती है, कहाँ से निकलता है, हमने यहाँ पर पढ़ा था। आ और आ कहाँ से निकलता है, कंठ से, कंठ से। और ऊ और ऊ भी हमने बताया कहाँ से है, ऊ और ऊ ओष्ठ से, ओष्ठ से, यानी कि होंठ से बोला जाता है। तो जब दोनों के आ और ऊ के संयोग से बना है ओ, तो इसकी ध्वनियाँ भी संयोग से ही आएंगी, यानी कि ये कंठ और ओष्ठ से। तो ओ का क्या हो गया, कंठ और ओष्ठ। उसी प्रकार ये औ, ये भी किससे बनता है, आ या आ प्लस ओ। इसका हम देखते हैं। आ और आ कहाँ से निकला, कंठ से। और ओ का भी हमने क्या बताया, कंठोष्ठ, यानी कि ये कंठोष्ठ। तो पूरा क्या हो गया,
तो औ की ध्वनि भी क्या हो गई, कंठोष्ठ, और ओ की ध्वनि भी कंठोष्ठ। तो इसका हम देखते हैं वर्ग क्या आएगा। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, इसका उच्चारण स्थान देखते हैं क्या, ये तो हो गया हमारे वर्ग। अब उच्चारण स्थान देखते हैं ये कहाँ से निकलेगा, कंठ एवं कंठ एवं होंठ से। इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ एवं होंठ से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हमारा स्वर खत्म हो गया टॉपिक। अब एक देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ डाउट बचते हैं, वो देख लेते हैं। दो शब्द आते हैं, एक आता है क्या, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण, या फिर ये केवल ऐसे ही समझ लेते हैं अनुनासिक। और दूसरा आता है निरअनुनासिक। निरानुनासिक, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि ये निरानुनासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। इसको देखते हैं। अनुनासिक यानी कि इसका मतलब क्या है, नासिक मतलब नाक। यहाँ भी नासिक का मतलब नाक। अनुनासिक में क्या होता है कि अनुनासिक जो शब्द होते हैं, जो वर्ण होते हैं, अनुनासिक वर्ण जो होते हैं, उनको उच्चारण जब हम करते हैं तो जो उच्चारण की जो हमारी प्राणवायु है, जो हवा है, वो पहले जाती है मुंह में। अनु मतलब मुंह से पहले क्या आता है, सॉरी नाक से पहले क्या आता है, मुंह। तो पहले अनु मीन्स क्या होता है, पहले। अनु मीन्स पहले या आगे, यानी कि अनु मीन्स पहले, यानी कि नाक के पहले हवा कहाँ जाती है, मुंह में। ये जो हमारी प्राणवायु, जब हम किसी का उच्चारण करते हैं, किसी वर्ण का, अनुनासिक वर्ण का जो उच्चारण करते हैं, तो उसकी जो प्राणवायु होती है, हवा होती है, वो पहले मुंह में जाती है। हवा पहले जाती है, पहले मुंह में, फिर नाक में। अनुनासिक वर्ण का उच्चारण करते समय हवा पहले मुंह में जाती है, उसके बाद नाक में आती है। अब यहाँ देखते हैं निरनुनासिक। निरनुनासिक में क्या है, यहाँ जुड़ गया है निर का मतलब नहीं। इसी में शामिल है अनु का मतलब ये शामिल है अनु और नासिक। इसको तीन भागों में तोड़ दिया, निर, अनु, नासिक। शब्द से ही देखते हैं। निर मीन्स नहीं, अनु मीन्स पहले या आगे। तो निर मीन्स नहीं, अनु मीन्स पहले, और नासिक मीन्स नाक। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय नाक के पहले कहीं भी हवा नहीं जाती, मतलब सीधे हवा जो है नाक में ही जाती है, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं, निरनुनासिक। यानी हवा केवल नाक में। निरनुनासिक में हवा मुंह में नहीं जाएगी। जैसे हम बोलेंगे तो उसका उच्चारण करेंगे तो सीधे जो हवा जो सीधे नाक से ही प्रोड्यूस होगी, नाक से ही निकलेगी हवा। और अनुनासिक में नासिक के पहले नाक आता है, नाक के पहले मुंह आता है, तो जो हवा जाएगी वो पहले मुंह में, उसके बाद नाक में। और निरनुनासिक में
जो है नाक के पहले कोई भी हवा कहीं नहीं जाएगी, सीधे नाक से ही निकलेगी, तो वो होता है निरानुनासिक। अनुनासिक वर्ण होते कौन से ये देखते हैं। जो हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं, वर्णमाला में व्यंजन पढ़ते हैं, तो जो पंचमाक्षर होता है, जो कि आगे हम व्यंजन टॉपिक में पढ़ेंगे, इसको अभी देख लेते हैं कि अनुनासिक में पंचमाक्षर, जितने भी पंचमाक्षर होते हैं वो सारे के सारे अनुनासिक में होते हैं। कौन कौन से? या, और ये चा वाली लाइन में जो होता है या, ये का वाली लाइन का, ये चा वाली लाइन का पांचवा अक्षर, का वर्ग का पांचवा अक्षर, चा वर्ग का पांचवा अक्षर, टा वर्ग का पांचवा अक्षर, ला, ता वर्ग का पांचवा अक्षर, ना, और पा वर्ग का पांचवा अक्षर मा। ये जो 5 अक्षर हैं, जो यानी कि वर्ग के, हमारे जो वर्ग हैं 5 वर्ग, उसके लास्ट के अक्षर, अंतिम अक्षर जो है, अंतिम वर्ण, अंतिम व्यंजन, ये सारे सारे क्या होते हैं? पंचमाक्षर। और इन पंचमाक्षर को ही हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हो गए? जो 5 वर्ग होते हैं हमारे, का, खा, गा, घा वाले, का, चा, टा, ता, पा, ये जो 5 वर्ग होते हैं, उनका जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम वर्ण होता है, अंतिम व्यंजन जो होता है, वो सारे सारे पंचमाक्षर कहलाते हैं। और निरानुनासिक क्या होता है? निरानुनासिक में हमारा आता है अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि अंग। ये अनुस्वार ये हमारा होता है निरानुनासिक। और अनुनासिक क्या हो गए? पंचमाक्षर। अनुस्वार को जब हम बोलेंगे, इसको जो उच्चारण करेंगे, तो ये अंग जो हवा है वो सीधे गले से सीधे नाक में जाती है। जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं अंग, इसका उच्चारण होता है अंग, और इसका उच्चारण पंचमाक्षर, ये हवा पहले मुंह में आती है, उसके बाद नाक में जाती है। तो ये हो गए हमारे अनुनासिक और निरानुनासिक। चलिए अब देखते हैं कुछ दूसरा टॉपिक। स्वर हमारा ख़त्म हो गया है। इसी में थोड़ा हम एक और देखते हैं, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेदन के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। चलिए व्यंजन पहले देख लेते हैं, वर्ण विच्छेदन बाद में देखेंगे। जब व्यंजन भी हमारा समाप्त हो जाए उसके बाद वर्ण विच्छेदन देखेंगे। व्यंजन वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक स्वर, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? अगर कुल स्वर पूछे जाएं तो 13, और सामान्यता या मूलता पूछे जाएं तो 11 स्वर, और केवल पूछ दिया जाए हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो 11 स्वर। इसी प्रकार स्वर तो हम लोग पढ़ चुके पूरा। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारे हिंदी वर्णमाला में? हिंदी में व्यंजन, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 39। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 39। अब ये व्यंजन होता क्या है? व्यंजन जो होते हैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ, का, खा, गा, घा, घा। अगर हम ये लिख दें का, खा, गा, घा, क्या ये हमारे व्यंजन हो गए? क्या ये हमारे व्यंजन हो गए? अगर हम बोलेंगे क्या ये व्यंजन है, तो नहीं, ये हमारे व्यंजन नहीं है। क्यों नहीं है व्यंजन? क्योंकि व्यंजन क्या होता है? शुद्ध रूप। व्यंजन जो होता है वो वर्ण का शुद्ध रूप होता है, यानी कि उसमें कोई भी स्वर शामिल ना हो। अगर स्वर शामिल हो जाएगा तो वो वर्ण बन जाएगा। तो ये हमारे व्यंजन, अगर हम इसका व्यंजन चाहें कि हम व्यंजन लिखें तो इसके अंदर हमें नीचे हलंत लगानी पड़ेगी। अब ये हमारा व्यंजन का शुद्ध रूप हो गया। अब हम इसको बोल सकते हैं कि क्या ये व्यंजन है? हाँ, अब ये व्यंजन है, क्योंकि इसमें हलंत लग गया। अब हलंत का मतलब क्या होता है? जहाँ भी हलंत लगा होता है उसका मतलब है कि वो वर्ण
चाहे वो वर्ण जो व्यंजन होगा वो आधा होगा, उसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं होगा। अगर इसमें से हम ये हलंत हटा दें तो इसमें कौन सा स्वर शामिल हो जाएगा? हम इसमें कोई भी मात्रा तो नहीं दिख रही है स्वर की, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसमें व्यंजन में हलंत नहीं लगा है तो उसमें कौन सा स्वर शामिल होगा? छोटा आ। ये छोटा आ स्वर शामिल होगा, और जब ये शामिल होगा तो फिर हम उसको उच्चारित कर सकते हैं, का, खा, गा, घा। अगर हम इसमें ये हटा दें, हलंत ही लगा रहने दें, तो इसको हम उच्चारित नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है, तो हम इसको उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे व्यंजन। अब व्यंजन की परिभाषा देखते हैं क्या है। व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। ऐसे वर्ण, वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। अगर हम उसको बोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, उसकी ध्वनि नहीं निकाल पाएंगे। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसी ना किसी स्वर की आवश्यकता अवश्य ही लेनी पड़ेगी, चाहे फिर हम वो छोटा ले, चाहे ओ ले या ऊ ले, कुछ भी ले, ई ले, लेकिन हमें स्वर की आवश्यकता लेनी ही पड़ेगी अगर हम उसको उच्चारित करेंगे। तो इसी प्रकार इसकी परिभाषा बनती है कि वर्णमाला में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर वाले व्यंजनों को हलंत कोष्ठक में ये साइन बना लेना। बिना स्वर वाले व्यंजनों को वर्णों को हलंत के रूप में हलंत लगाकर लिखते हैं, जिसे आधा व्यंजन कहते हैं। जब हम किसी वर्ण में ये हलंत लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधा व्यंजन हो जाएगा। यही हमें लिखना है कि जहाँ भी किसी वर्ण में अगर हलंत लगाए तो उसे हम आधा व्यंजन कहेंगे। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ स्वर मिला होता है। छोटा आ स्वर मिला होता है। अब देखते हैं व्यंजनों की संख्या और इनको व्यंजनों को किस प्रकार से बांटा गया है। लिखते हैं व्यंजनों की संख्या 39 होती है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन एवं 2 कौन से बचे? 25 और 4 29 और 4 33 33 और 4 37। हमने बताया कितने? 39। तो 2 कौन से बचे? 2 द्विगुण व्यंजन बचे। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। हमारे टोटल व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 39, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त एवं 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं।
टोटल हमारे हो गए 39 व्यंजन। अब इनको देखते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, और 4 ये संयुक्त, 2 द्विगुण, ये व्यंजन कौन कौन से हैं। एक चीज़ नोट कर लेते हैं, वर्णमाला में एक चीज़ नोट करते हैं, वर्णमाला में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन तो हम सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो कहीं से पढ़ा ही होगा। संयुक्त व्यंजन तो जानते हैं कितने होते हैं, 4, अभी मैंने बताया 4। संयुक्त स्वर भी पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन। और एक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या, संयुक्त स्वर पूछ लिया, संयुक्त व्यंजन पूछ लिया, अब वो पूछ सकता है क्या, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण हमारे कितने होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या बताइए। ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सही आंसर लगाना होगा। पूछ लेगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, पूछ लेगा संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। तो ये वर्ण जो है, वर्ण के अंतर्गत अभी हमने कल क्या बताया था, पिछली क्लास में क्या बताया था, वर्ण के अंतर्गत वर्ण कितने होते हैं, कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। यानी कि जो वर्ण है वो स्वर और व्यंजन दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। पहले देखते हैं स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, ए, ऐ, ओ और औ। ये तो हो गए हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों होने को बोला गया, क्योंकि ये 4 जो स्वर हैं ये अन्य स्वरों की सहायता से मिलकर बने हैं, अन्य स्वरों के संयोग से मिलकर बने हैं। कौन कौन से, ये हमारा किससे बना है, देखते हैं, आ प्लस ई। यहाँ पर ये आ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ छोटी और बड़ी दोनों हो सकते हैं। और ए में देखते हैं कौन कौन से हैं, छोटा या बड़ा प्लस ए। ये भी देखिए दो स्वर, एक ये स्वर और दूसरा ये स्वर, दोनों स्वरों के मिलने से बना है, तो इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। इसी प्रकार से ये सारे के सारे स्वर 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखते हैं ओ किस किस से मिलकर बना है, छोटा आ या फिर बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ। इन दोनों के संयोग से कौन सा बना है, ओ, इसीलिए इसको भी संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है। अब देखते हैं औ किससे बना है, छोटा आ या बड़ा आ, इसी के साथ साथ जोड़ते हैं, संयोग होता है किसका, ओ का। तो यहाँ देखिए ए, एक ये स्वर रहा, दूसरा ये, 2 के संयोग से बना है। ऐसे ही ऐ, एक ये स्वर और ये दूसरा स्वर, दोनों के संयोग से बना है ऐ। इसी प्रकार ओ और औ भी 2 स्वरों के संयोग से बने हैं, इसलिए इनको किसके श्रेणी में रखा गया है, संयुक्त स्वर भी इनको कहते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या कितनी है, 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, छा,
त्रा ज्या। इसको अगर हम शुद्ध भाषा में बोलें, शुद्ध रूप में बोलें तो ये ज्ञानी नहीं होता है, इसको बोलते हैं ज्या। ज्या बोलते हैं इसको। इसका भी हम आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे इसको ज्या क्यों बोलते हैं। छात्रा ज्या और स्रा। आपने देखा होगा जितने भी पुराने ऋषि मुनि हैं या जो हमारे रामदेव बाबा हैं वो कभी भी, और जो हमारे आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ हैं वो भी कभी ज्ञान नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं ज्ञान। ऐसे ही रामदेव बाबा भी कभी ज्ञान नहीं बोलते हैं, ज्ञानी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं ज्ञानी या ज्ञान, क्योंकि इसका जो शुद्ध भाषा शुद्ध रूप है जो वो ज्या होता है। क्या ज्ञा को क्या बोलते हैं ज्या। इसका ये शुद्ध उच्चारण होता है जा और यहाँ से मिलकर ये बना होता है आधा जा और यहाँ, इसलिए इसका शुद्ध उच्चारण अगर हम करते हैं तो इसको ज्या बोला जाता है। अब देखते हैं ये किस किस से मिलकर बनते हैं। चलिए हम आगे देखेंगे ये किस किस से मिलकर बनते हैं। ये तो हमने केवल एक बता दिया है। अभी हम जब व्यंजन आगे वर्गीकरण पढ़ाएंगे व्यंजनों का, उसमें हमारा संयुक्त व्यंजन आएगा, वहाँ हम ये डीप में पढ़ेंगे। अभी ये केवल इसलिए बताइए ताकि क्योंकि जो अब परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाने लगे हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण और देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए वर्ण में हमने कल बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसी को वह सम्मिलित रूप से पूछना चाहता है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। तो 4 हमारे हो गए स्वर और 4 हो गए व्यंजन, मतलब टोटल 8 वर्ण हो गए। 4 हमारे स्वर और 4 व्यंजन, ये टोटल हमारे 4 और 4 8 वर्ण हो गए। और इसी को अगर हम लिखना चाहें तो पूरा यही लिख देंगे ए ऐ ओ औ छ त्र ज्ञ स्रा, ये हमारे हो जाएंगे संयुक्त वर्ण। चलिए दोस्तों, बताना कमेंट में कैसा लगा है और समझ में आया या नहीं आया, सब कुछ बताना, जैसा फीडबैक देना कमेंट में। और अब देखेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण और उसके उच्चारण स्थान। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना चैनल को, हमारी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।